और सबसे पहली बात ये कि चैप्टर 6 जो है वो क्या चीज़ है या इसका नेचर क्या है, सबसे पहले ये बात कर लीजिए। चैप्टर 6 जो है एक्चुअली मैं इसे कहता हूं कि दिस इज एक्सटेंशन ऑफ चैप्टर नंबर 3। जहां चैप्टर नंबर 3 खत्म हुआ था उसके बाद चैप्टर 4 एंड 5 एक डिफरेंट मिजाज रखते थे। हाल दो कि मैंने बाद बच्चों को 4 चैप्टर नहीं पढ़ाया, बाद में कराऊंगा इंशाल्लाह बिल्कुल लास्ट में। लेकिन चैप्टर 5 इससे बिल्कुल डिफरेंट था, 4 बिल्कुल डिफरेंट था। चैप्टर 5 बहुत हद तक ममासलत रखता था चैप्टर 1 और 2 के साथ, लेकिन उसकी चैप्टर 3 के साथ कोई खासी ममासलत नहीं थी। लेकिन चैप्टर 6 जो है ये चैप्टर 3 का एक्सटेंशन है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि जहां चैप्टर 3 हमें छोड़ गया था टॉपिक, ये उससे आगे शुरू हो रहा है। जब हम रिवीजन करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर जोड़ने चाहिए जो एक जैसे हैं, जैसे चैप्टर 1, 2, 5 एंड 4 ये अलहदा पढ़ने चाहिए। इसके बाद चैप्टर 1, चैप्टर 3, 6, 7, 8 ये इकट्ठे पढ़ने चाहिए और चैप्टर 9 को सबसे अलहदा रखना चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर। तो ये इसका तरीकाकार है जो मेरे नजदीक है। अब इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि इस चैप्टर को टोटल 2 पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है, यानी रिटर्न बिजनेस मैसेज को सिर्फ 2 हिस्सों में ब्रेक करेंगे। ये बात क्लियर होगी कि ये चैप्टर समझिए चैप्टर 3 से आगे शुरू हो रही है बात। दरमियान वाला जो चैप्टर 5 है वो एकदम स्किप हो जाएगा, आप कहेंगे उसके तो टॉपिक कहीं रह ही गए, वहीं पे रह गए, वो आगे चले ही नहीं। तो जो चैप्टर 3 है उसके टॉपिक डायरेक्ट आगे चैप्टर 6 में अटैच हो गए। अब बात ये होगी कि इस चैप्टर के 2 हिस्से हैं। एक चैप्टर है, एक तो इसका नाम जो है पहले क्लियर है, रिटर्न बिजनेस मैसेज इसका नाम है कि एक पैगाम को लिखा कैसे जाता है। अच्छे पैगाम को लिखने के लिए कुछ असूल और ज़ाब्ते होते हैं जिन्हें पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। जो सीखेगा वही अच्छा मैसेज लिख सकेगा। तो एक तो इसके अंदर पहला जो हिस्सा है वो सिर्फ इसके प्रिंसिपल्स पर मुश्तमिल है और दूसरा जो है वो है परसुएसिव बिजनेस मैसेज। कैसा होता है? एक ऐसा मैसेज जो अपने मकसद पे बार बार बात करे और अपने मकसद की तरफ बार बार इशारा करे, उसे हम कहेंगे परसुएसिव मैसेज। ठीक है जी, यानी एक बच्चा अगर अपनी बात की तरफ मुसलसल तवज्जो दिलाता रहे तो हम कहेंगे यार बड़ा परसुएसिव स्टाइल है आपका। तो ये हम बाद में बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस मैसेज के। इफेक्टिव बिजनेस मैसेज के प्रिंसिपल्स क्या हैं, असूल क्या हैं। तो हम सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि जनाब प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में प्रिंसिपल हैं कीप इट सिंपल, बी ओरिजिनल, अडॉप्ट द राइट टोन एंड प्रेजेंटेशन एंड प्रूफ रीडिंग। सबसे पहले आज हम पहले असूल पे बात शुरू करते हैं और पहला असूल जो है कीप इट सिंपल। बेसिकली कीप इट सिंपल ही असूल था इसका, लेकिन जब से आपकी क्लास इनरोल हुई है इसके साथ एक लफ्ज का इजाफा किया है और ये सप्लीमेंट उन्होंने दिया है कि स्टूपिड का लफ्ज जरूर लगाएं, क्योंकि ये बच्चे जो है थोड़े से क्या है जो भी आप कहें। तो कीप इट सिंपल स्टूपिड, तो ये है इसका लुबेलबा। कि पहली बात ये है कि 1960 में अमेरिकन नेवी को एक प्रॉब्लम पेश आया कि कुछ मैनुअल्स बनाए गए, कुछ इंस्ट्रक्शंस बनाई गई आप डोज को चलाने के लिए, जो एक कहते हैं कि एक कश्ती होती है जो जमीन के अंदर चलती है। ठीक है जी, आप डोज, हम इसे सबमेरीन कहते हैं। उसको रन करने के लिए कुछ असूल वाज़ेह किए गए। वहां पे बड़ी ही एम्बिगुअस किस्म की या कॉम्प्लेक्स किस्म की इंग्लिश लिखी गई। तो अमेरिकन नेवी ने इसके ऊपर बड़ा बैड रिएक्शन दिया और उन्होंने पहली दफा ये बात जो है वाज़ेह की कि हमें काम से गर्ज है, हमें लैंग्वेज की क्वालिटी से गर्ज नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कीप इट सिंपल स्टूपिड। तो यहां पे है कीप इट सिंपल स्टूपिड के इसका मतलब क्या है। अब यहां पे सवाल रहा कि इसको सिंपल यानी आसान अल्फाज में लिखा जाए और अल्फाज जितने सिंपल होंगे उतना बेहतर होगा। तो वो ये कहते हैं कि भाई बात ये है कि प्रिंसिपल हैज बीन अडॉप्टेड इन मेनी अदर फील्ड्स। जब इन्होंने ये बात कर दी तो ये प्रिंसिपल बहुत सारी जो कम्युनिकेशंस है उसमें इस्तेमाल किया गया। और not uncommon to hear words referred in an office where someone is communicating the need remove complexity के complexity हटाओ और आसान बात करो। चूंकि बात को कहना बात मजर है, मजर ये नहीं है
कि हम अपने मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करें और हर जगह साइनर्जी, गाइगेंटिकल या जाइगेंटिकल, पैराफेमिलिया, बड़े बड़े वर्ड्स बोले तो हर इंसान सोच में पड़ा रहेगा यार पैराफेमिलिया क्या है, गाइगेंटिक क्या है, ये सारी बातों पड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट बात है कि जो हमें समझा रहे हैं कीप इट सिंपल, उन्होंने जो किताब लिखी माशाल्लाह आपने पढ़ी होगी, अब बंदा क्या क्या। अच्छा जी, तो सबसे पहले बच्चों आपके साथ यही सवाल करते हैं जो आप बच्चों के सामने है, सिंपल सा, इसी पे जितना पढ़ा है उसी पे एक सवाल कर लेते हैं। और वो सवाल है द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट गिवन बाय अमेरिकन नेवी, अमेरिकन नेवी ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो क्या था। शाबाश, जी शाबाश। उन्होंने बिल्कुल यही मिसाल दिया कि इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। अगर तुम एक बात कह नहीं ना पा रहे, समझा नहीं पा रहे, इसका मतलब तुम्हें भी नहीं आती, यानी इसका मतलब ये है कि तुम्हें भी नहीं आती, फिर सीधी बात, आती है तो समझाओ। उसके बाद उन्होंने कहा कि कीप इट सिंपल स्टूपिड, और इसको KISS से उन्होंने डिनोट किया, तो ये ऑल ऑफ अबव जो है इसकी करेक्ट जो है वो एक्सप्लेनेशन है। ठीक है जी। अब इसके अंदर इन्होंने इसके कुछ असूल वाजिया किए, जो टेक्निक्स बताई वो 7 टेक्निक्स कहलाती हैं, 7 टेक्निक्स ऑफ कीप इट सिंपल। वो 7 टेक्निक में सबसे पहली टेक्निक ये है कि दुनिया में बात करने का सबसे आसान असलूब ये है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस इस्तेमाल किया जाए जिसमें अमल करने वाला मौजूद रहता है। दूसरा असूल उन्होंने ये बताया कि बी डेफिनेट, कोई बात ऐसी ना करें जो आपको खुद नहीं पता, बात वही करें जिसमें आप डेफिनेट है, आपको पता है, नंबर पता है एग्जैक्ट, डेट पता है एग्जैक्ट, नाम पता है एग्जैक्ट, हर चीज तुम्हें एग्जैक्ट पता है तो बात करो। दूसरी चीज, राइट कॉन्साइजली, लंबी बातें ना करो, बात वो करो जो हमारे काम की है, कॉन्साइजली लिखो, मुख्तसर लिखो। और फिर यूज शॉर्ट पैराग्राफ्स, छोटे पैराग्राफ इस्तेमाल करो। और फिर ये है यूज शॉर्ट सेंटेंसेस, छोटे सेंटेंसेस इस्तेमाल करो। और फिर सिंपल सी बात है, छोटे सेंटेंसेस के साथ साथ जो है वो शॉर्ट पैराग्राफ हो, शॉर्ट सेंटेंसेस हो, और लीव अननेसेसरी वर्ड्स, अननेसेसरी वर्ड्स बीच में इस्तेमाल ना करो, उसकी हमें जरूरत नहीं है। और यूज शॉर्ट वर्ड्स, लंबे वर्ड्स इस्तेमाल ना करो, छोटे वर्ड्स इस्तेमाल करो। तो आप ये कहेंगे सर ये तो एग्जैक्टली रेपिटेशन हो गया चैप्टर नंबर 3 का, तो बिल्कुल मैंने यही कहा, ये एक्सटेंशन है उसके ऊपर, ये उसी चैप्टर की एक्सटेंशन है। लिहाजा छोटे अल्फाज लिखने चाहिए, छोटे पैराग्राफ लिखने चाहिए, डायरेक्ट वर्ड यूज करना चाहिए, पैसिवाइज इस्तेमाल कम करना चाहिए, पैराग्राफ्स छोटे बनाने चाहिए, बात को मुख्तसर करना चाहिए, लंबा नहीं खींचना चाहिए। तो अब आगे चल के हम इस पर डिटेल में बात करते हैं एक एक करके, लेकिन उससे पहले आप लोगों से कुछ सवालात कर लेते हैं। सवाल क्या है? सवाल पहला ये कि विच वन इज नॉट सुटेबल फॉर द पर्पज ऑफ कीप योर बिजनेस मैसेज सिंपल। इसमें से कौन सा ऐसा है जो मैसेज को सिंपल रखने में मददगार नहीं हो सकता। जी शाबाश, बहुत सारे असूल हैं, उसमें से चंद एक लिखे हुए हैं। तो जब आप कहते हैं बी ड्यूबियस, तो इसका मतलब ये होता है कि आप कोई बात डाउटफुल कर रहे हैं, तो डाउटफुल बात हमने नहीं करनी। बिल्कुल ठीक होगी बात, हमें डाउटफुल बात नहीं करनी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इस चीज के ऊपर कि जनाब एक्टिवाइज सेंटेंस क्यों पसंद करते हैं आप। कहते हैं कि एक्टिवाइज सेंटेंस थोड़ा दोस्ताना होता है, वाजिया होता है, इसमें हिडन कुछ नहीं होता, इसमें काम करने वाला मौजूद होता है। तो मेक इट क्लियर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन। चूंकि नाम आ गया ना कि देखिए आप कहते हैं फाइल्स आर बीइंग चेक्ड, नहीं पता किसने चेक की है। आबिद इज चेकिंग, आबिद चेक द फाइल, तो पता है कि आबिद ने चेक की है, तो लिहाजा इसमें काम करने वाला वाजिया होता है। दे आर शॉर्टर, ये शॉर्टर भी होते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, ईजियर भी होते हैं देन द पैसिवाइज सेंटेंसेस। व्हेन दे आर रिटन a business communication identify passivized sentences and change them into activized। जब सेंटेंसेस पैसिवाइज में लिखे हो तो चुन चुन के उनको निकालो और गैर जरूरी तौर पे इनको बाहर निकाल दो, तो आपकी कम्युनिकेशन आसान हो जाएगी। वो कैसे? देखिए, द रिपोर्ट वाज डिलीवर्ड, द रिपोर्ट अराइव्ड। ठीक है जी। द ऑडिट फाइल आर रिव्यूड बाय पार्टनर,
the audit reviewed audit files, partner reviewed audit file, competition effect pricing, pricing affected by competition। आप देखें जितने एक्टिवाइज सेंटेंस हैं छोटे हैं, सादा हैं, कम वर्ड्स में हैं, इकोनॉमिकल हैं और कॉन्साइज हैं। तो वो इकोनॉमिकल है और फ्रेंडली भी है। तो आप जरा गौर कीजिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि कौन से ज्यादा फ्रेंडलियर है। मैं जरा आपको अंदाजा हुआ होगा कि ये ज्यादा फ्रेंडलियर सेंटेंस हैं, छोटे। इसी तरह देखिए कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जो ज्यादा जो है डेफिनेट नहीं होते, यानी वेरी एक्साइटिंग। वेरी एक्साइटिंग इंसान सोच में पड़ जाता है कितना एक्साइटिंग, यानी लो से हाई के दरमियान कहीं दिमाग खो जाता है, गुम हो जाता है। लो से हाई के दरमियान इंसान कहीं खो जाता है, गुम हो जाता है, कितना एक्साइटिंग। लेकिन अगर एक्साइटिंग की जगह हम एक एग्जैक्ट वर्ड दे देते, वेरी हाईली की बजाय हम एक एग्जैक्ट वर्ड देते थे जो अपने मतलब को कॉन्क्रीट करके बता देता, ठोस करके बता देता, जैसे थ्रिलिंग, सारी बात ही क्लियर हो गई। वेरी एक्यूरेट, वेरी एक्यूरेट की जगह अगर आप प्रिसाइज की टर्म यूज कर देते तो वो ज्यादा अच्छा होता, और वेरी गुड की बजाय अगर आप एक्सीलेंट कह देते तो एक लफ्ज में सारा मसला हल हो जाता, एक लफ्ज में सारा मसला हल हो जाता। तो बेहतर ये है कि हम इसे, और एक तो वो दो अल्फाज है ना, वेरी एक्साइटिंग, वेरी एक्यूरेट, वेरी गुड, लेकिन जब आपने वेरी एक्साइटिंग को थ्रिलिंग कहा तो वो डेफिनेट भी हो गया और बात भी क्लियर हो गई। अब ये नहीं कि आप खोए रहेंगे कि वेरी से मुराद लो से हाई कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, या हाई से हाई कहाँ जा रहे हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं। तो आप यहां तक बात को समझ जाते हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है ना जी। अच्छा, अब देखिए अगर आप इस बात को समझ गए तो एक जी लिख के एंटर कर दीजिए, हमें आपकी बात कि जी आपकी बात जो है समझ आ गई, ठीक है। तो आपने जी लिख के, फॉर यूजिंग फेयरली, फेयरली का मतलब है आप किसी लफ्ज के साथ फेयरली लगाएं ना, पार्टली किसी वर्ड के साथ लगाएंगे, मेनली किसी वर्ड के साथ लगेंगे, क्वाइट भी किसी वर्ड के साथ ऐड करेंगे, तो इस तरह दो वर्ड्स ऐड हो जाएंगे ना। और अ बिट, नियरली ऑल, अ नंबर ऑफ, ये नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। तो अगर आप कहते हैं फेयरली गुड तो आप एक्सीलेंट कह दीजिए, पार्टली नंबर बता दीजिए, मेनली पॉइंट मेन बताइए, ठीक है जी, और क्वाइट की जगह आप एग्जैक्ट पोजीशन बताइए, अ बिट, नियरली ऑल, नियरली ऑल नहीं, अगेन बट से इन नंबर ऑफ नहीं, नंबर ही बताइए, नियरली ऑल भी नंबर ही बताइए। तो ये चीजें फैक्ट्स की तरफ नहीं जाती, ये एम्बिगुअस रह जाती हैं, ये दरमियान में कहीं मीनिंग को खो देती हैं, लिहाजा इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। हाँ, जैसे आप देखिए ह्यूज रिस्पॉन्स है, ह्यूज रिस्पॉन्स की जगह अच्छा ना होता आप वर्ड बताते कितना रिस्पॉन्स आया, एज सुन एज की जगह आप अगर कहते 31 मार्च तो ज्यादा अच्छा होता, सम टाइम इन जुलाई की बजाय आप एग्जैक्ट जुलाई की डेट देते, और क्वाइट हैवी की जगह आप वजन लिख देते, तो ये ज्यादा कॉन्क्रीट और ज्यादा शाइनिंग बात होती, ज्यादा चमकदार होती, स्पार्कलिंग होती, तो ज्यादा अच्छा होता है। तो टाइम, क्वांटिटी एंड डेट, हमेशा टाइम, क्वांटिटी एंड डेट जो है, टाइम में टाइम बताएं, क्वांटिटी में क्वांटिटी बताएं, डेट में डेट बताएं। तो टाइम है तो टाइम बताएं, क्वांटिटी है तो क्वांटिटी बताएं, डेट है तो डेट, यानी मिकदार, तारीख और टाइम बिल्कुल वही लिखें जो है, जरूरत ही नहीं क्वाइट, रिलेक्टेंट। तो देखिए जब आप ये चीजें हाइड करते हैं, पढ़ने वाले को एहसास होता है शायद ये बातें मेरे से हाइड की जा रही हैं, क्योंकि लिखने में तो ये बातें ज्यादा आसान होती हैं। तो ये चीज भी जो है ये हिट करती है आपकी क्रेडिबिलिटी को। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये पूछूं, इफ यू से ह्यूज रिस्पॉन्स, इट इज नॉट सुटेबल, ये सुटेबल नहीं, देन विच वन यू लाइक टू रिप्लेस इट, तो आप इसकी जगह क्या रिप्लेस करेंगे जी, शाबाश। तो जब आप ये नहीं लिखना चाहते ह्यूज रिस्पॉन्स, तो जाहिर है बिग रिस्पॉन्स भी ना लिखेंगे, ह्यूज रिस्पॉन्स तो पहले ही गलत है, तो आपको चाहिए 4000 रिप्लाईज लिख दें, पता लग जाएगा सारी बात का। क्या ख्याल है बच्चों?
तीसरी चीज, हमें कॉन्साइजली लिखना चाहिए, लंबी लंबी स्टोरियां नहीं लिखनी चाहिए, मुख्तसर बात करनी चाहिए। इससे हमारी टाइम एफर्ट दोनों की कम होगी। मैसेज लिखने वाले का वक्त भी बचेगा, मैसेज पढ़ने वाले का वक्त भी बचेगा, दोनों का टाइम बच सके। तो बेहतर यह है कि हम मुख्तसर लिखें और वो बात लिखें जो टू दी पॉइंट है, क्वाइट रेलेवेंट है और इधर उधर की बात ना करें। इसलिए हम कहते हैं कि आम तौर पे हमें जो एक लेटर लिखना चाहिए या मेमोरेंडम लिखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वो 1 पेज से ज्यादा ना हो, क्योंकि इसकी मैक्सिमम हद 2 पेज है, उसके आगे ये रिपोर्ट बन जाएगा। तो हमें दूसरे पेज पे जाना ही नहीं चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को एहसास हो गया छोटा सा मैसेज है, पढ़ के फारिग होते हैं। रिपोर्ट्स हैं मल्टीपल पेजेस पर मुश्तमिल होती हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए रिपोर्ट भी 2 पेज पर अगर खत्म हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। फिर इसके बाद यह है कि ले आउट योर मैसेज एज कॉन्साइजली एज पॉसिबल। जितना आपका मैसेज कॉन्साइज हो सकता है उतना अच्छा है, उतना बेहतर है, पढ़ने और लिखने दोनों वालों के लिए टाइम बचाएगा। और तीसरी चीज ये है, यूज बिल्ड पॉइंट्स। पॉइंट्स बनाइए। पॉइंट्स बनाने से, लिस्ट बनाने से आपको एहसास रहता है एक पॉइंट लिखने के बाद दूसरा पॉइंट लिखते हुए कि क्या मेरा ये पॉइंट मेरी बात को आगे बढ़ा रहा है। अगर मेरा ये पॉइंट मेरी बात को आगे नहीं बढ़ा रहा तो ये तो वही बात है जो मैंने पिछले पॉइंट में लिखी थी। तो आप नई बात नहीं है तो पॉइंट भी ऐड नहीं करेंगे। तो इसलिए बुलेट्स और पॉइंट्स फायदेमंद रहते हैं जब हमने प्रिसाइज बात करनी होती है। ठीक है जी। तो हमें हमेशा कॉन्साइज लिखना चाहिए। कॉन्साइज लिखने के कुछ और भी उसूल है। मिसाल के तौर पे एक बड़ी अहम बात यह है कि हमेशा फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ जो है वो उस पैराग्राफ की हेडलाइन होती है, यानी उस पैराग्राफ में जो बात आपने लिखी है वो पहले सेंटेंस में होगी। बहुत सारे बच्चे अमेरिकन राइटर्स की बुक पढ़ते हैं मार्केटिंग और मैनेजमेंट में। आगे चल के आप भी पढ़ेंगे, जब आप जो है कैफ लेवल से भी आगे जाएंगे तो कैफ लेवल में पढ़ेंगे, उससे आगे पढ़ेंगे तो आप देखते हैं कि वहां पे जो बुक्स होती हैं अमेरिकन की, उनका अंदाज ये होता है कि जो उन्होंने इस पैराग्राफ में लिखा है उसका पहला सेंटेंस उसका ब्रीफ स्टेटमेंट होता है। तो बाद बच्चे जब टाइम थोड़ा होता है तो पहला पहला लाइन पढ़ते हैं और देखते हैं बात समझ आ रही है तो फिर आगे नहीं पढ़ते, कहते हैं बस बात क्लियर है। और जहां पे उन्हें लगता है कि नहीं ये बात क्लियर नहीं, फिर वो पैराग्राफ की डिटेल में जाते हैं। तो लिहाजा ये भी एक बात है कि पहली जो सेंटेंस होती है या पहला जो सेंटेंस होता है वो उसकी मेन आइडिया होता है। ये भी एक असूल याद रखें कि एक पैराग्राफ जो है सिर्फ एक पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए, वन मेन आइडिया इन वन पैराग्राफ। No paragraph should have more than one idea. So, if you have another idea, you should go for a new paragraph. ठीक है। तो एक पैराग्राफ जो है वो एक्सपेंशन होती है, यानी उसके अंदर एक आइडिया होना चाहिए और पहला सेंटेंस उसका इंट्रो है तो बाकी उसके आइडिया की एक्सटेंशन होगी, एक्सपेंड करेगा उस आइडिया को। और एक पैराग्राफ में एक आइडिया रखिए और फिर यूज ट्रांजिशंस टू कनेक्ट वन पैराग्राफ विद द अदर। एक पैराग्राफ को दूसरे से कनेक्ट कीजिए। एक पैराग्राफ ए बात कह रहा है, दूसरा जी कह रहा है, तो ये तो मैच ही नहीं है। पहला ए कह रहा है तो दूसरे को बी कहना चाहिए। आप तरतीब ऐसे रखें कि वो एक स्टोरी बने, सीक्वेंस बने। ठीक है जी। याद रखें पहला पैराग्राफ फर्स्ट होता है और आखिरी पैराग्राफ फाइनली होता है। ठीक है जी। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब ये होता है कि आप जो है क्लोजर की तरफ जा रहे हैं, समरी की तरफ जा रहे हैं, बात को खत्म करने जा रहे हैं। तो याद होना चाहिए consequently you are closing the things. Firstly you are talking about first idea and finally you are finishing the idea. और yet but होता है demonstrate alternative idea, जब हो तो वहां yet और but इस होते हैं। और also next and similarly जब आप same idea जैसा दूसरा idea explain करते हैं तो आप also next और similarly का word यूज करते हैं। तो अगर ये आपको याद हो जाए तो आपकी रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी। के जी राइटर ने लिखा है फर्स्टली वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस एंड इंट्रोड्यूस दी प्रॉब्लम, और फाइनली पे जाकर कंक्लूजन कर रहा है। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब है कि वो क्लोजर करने जा रहा है और येट एंड बट का मतलब वो मुतबादिल आइडिया देने जा रहा है। और आल्सो एंड नेक्स्ट का मतलब ये है सिमिलरली कि वो सेम आइडिया एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये हमारे जहन में होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या क्या किया हमने कहा कि शॉर्ट सेंटेंसेस भी यूज करने हैं आपने। शॉर्ट सेंटेंसेस का मतलब क्या है? ठीक है जी। तो हम कहते हैं कि जो ये 3
हमारी नंबर है कॉन्साइजली का मतलब ये है कि एक पैराग्राफ एक पॉइंट लेके चलेगा, हर पैराग्राफ की पहली लाइन उसका पॉइंट का इंट्रोडक्शन होगी और हर पैराग्राफ की जो अगली लाइनें हैं वो उसकी आइडिया को एक्सटेंड करेंगी। पैराग्राफ को आपस में कनेक्ट करना चाहिए। पहला पैराग्राफ फर्स्टली लिखा जाएगा, आखिरी पैराग्राफ के अंदर फाइनली लिखा जाएगा। अगर हमें जो है किसी चीज का नतीजा निकालना है तो कॉन्सिक्वेंटली या इन समरी आप उसका क्लोजर कर रहे होंगे। और अगर आप इफ, येट एंड बट यूज करते हैं तो येट एंड बट जो होता है इसका मतलब ये होता है कि आप अल्टरनेटिव आइडिया दे रहे हैं, और सिमिलरली का मतलब होता है कि आप सेम आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं। शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करने चाहिए, जैसे 20 वर्ड से ज्यादा का सेंटेंस नहीं होना चाहिए और 1 पॉइंट पर सेंटेंस होना चाहिए। और फिर हाउएवर केयरफुली जो लेंथी सेंटेंसेस हैं वो ऑल्दो प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन सारे ही शॉर्ट सेंटेंसेस लिखेंगे तो आपका बाउंसी किस्म का मैसेज बनेगा, जंपी हो जाएगा। ठीक है, ये भी ख्याल रखना है। ठीक है जी। इसी तरह विद रेफरेंस टू की जगह अबाउट यूज कर लें, सिर्फ एक वर्ड यूज कर लें तो ये सारा काम हो जाएगा। सबसीक्वेंट टू की जगह आफ्टर, नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट दैट, दो लिख दें, एक ही लफ्ज है ये, 1 2 3 4 तकरीबन 5 लफ्ज हो गए। इन कंप्लायंस विद योर रिक्वेस्ट एज यू आस्क्ड, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू वुड प्लीज, विद एक्सेप्शन ऑफ, एक्सेप्ट, प्लीज फाइंड द इनक्लोज्ड, इसके साथ जो चीज अटैच है आई इनक्लोज्ड, इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ, इंप्रूव। तो देखिए कैसे अच्छे अच्छे लफ्ज हैं, एक एक लफ्ज 4 4 5 5 3 3 लफ्जों को रिप्लेस कर रहा है। तो आपका मैसेज तो खुद ब खुद आसान हो जाएगा, आपका मैसेज तो खुद ब खुद आसान हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, और उसके अंदर से जो मुश्किल चीजें हैं वो जंप हो जाएंगी, निकल जाएंगी। ठीक हो गई बात। तो ये चीजें जो हैं ये आपके मैसेज को आसान बनाएंगी। अब देखिए यहां तक बाटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, इफ यू से दैट आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू वुड, अगर ये सही नहीं है तो फिर सही ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पे? शाबाश। अगर ये सही नहीं तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो आप सब बच्चे कह रहे हैं कि अगर ये सही नहीं है तो फिर सही ऑप्शन जो है वो हमारा क्या होगा? तो आप कहते हैं जी सही ऑप्शन फिर ए होगा तमाम बच्चों की राय में। चले, अगर हम कहते हैं विद रेफरेंस टू सही नहीं है तो फिर क्या सही है? शाबाश। विद रेफरेंस ठीक नहीं है तो फिर क्या ठीक है? तो बच्चे कह रहे हैं कि फिर अबाउट ठीक है, चले मान लेते हैं। अच्छा जी, अगर आप ये कहते हैं कि जनाब सबसीक्वेंट टू नहीं मैं लिखना चाहता तो फिर क्या लिखेंगे? सबसीक्वेंट नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जी शाबाश, तो फिर आप आफ्टर लिखेंगे। अगर आप इन कंप्लायंस विद योर रिक्वेस्ट नहीं लिखना चाहते तो क्या लिखेंगे? जी शाबाश, तो फिर आप लिखेंगे एज यू, शाबाश, एज यू आस्क्ड, एज यू आस्क्ड। ठीक है। अच्छा, अगर आप विद एक्सेप्शन ऑफ नहीं लिखना चाहते हो तो फिर क्या लिखोगे? शाबाश, फिर आप क्या लिखोगे? फिर आप शाबाश क्या लिखोगे? एक्सेप्ट। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे ऑप्शन गलत दे दिया, कोई बात नहीं, खैर आपको तो पता है ना। प्लीज फाइंड इनक्लोज्ड, गौर से देखना, प्लीज फाइंड इनक्लोज्ड क्या लिखेंगे? शाबाश, आई इनक्लोज्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है, अटैचमेंट्स भी लिख सकते हैं, आई इनक्लोज्ड अटैचमेंट्स भी लिख सकते हैं, सी सही है। अच्छा, इंक्रीज इफेक्टिवनेस, इंक्रीज इफेक्टिवनेस कौन सा आएगा? शाबाश यहाँ पे तो इफेक्टिवनेस के लिए क्या आएगा? इंप्रूव का वर्ड ही आएगा। इन्फ्लुएंस और चीज होती है, इन्फ्लुएंस होता है असर और इफेक्टिवनेस होता है बेहतर होना। तो कोई चीज बेहतर हो गई है और कोई चीज तासुर ले गई, असर ले गई, वो और बात है।
ठीक है ना, इसलिए इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता, इम्प्रूव ही होगा। ठीक है जी। इसी तरह ये भी आपको याद रखना है कि रीइम्बर्स की जगह रीपे होना चाहिए, वैल्यूड की जगह वर्थ होना चाहिए, इनहांस की जगह इम्प्रूव होना चाहिए, कमेंस की जगह स्टार्ट होना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेट की जगह शो, सप्लीमेंट्री की जगह एक्स्ट्रा, असिस्टेंट की जगह हेल्प और रिफ्रेशमेंट की जगह ब्रेक। क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये लफ्ज आसान है, ये लफ्ज आसान है, ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और इन लफ्ज के मीनिंग या जो इन लफ्ज के जो मतलब है वो लोग ज्यादा जानते हैं बनिस्बत आपके डेमोन्स्ट्रेट, कमेंस, इनहांस, वैल्यूड ये कम इस्तेमाल होते हैं, जबकि रीपे, वर्थ, इम्प्रूव, स्टार्ट, शो एक्सेट्रा ये ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। सप्लीमेंट्री फालतू, फालतू की जगह एक्स्ट्रा ज्यादा अच्छा है, असिस्ट की जगह हेल्प अच्छा है, रिफ्रेशमेंट, इंटरवल फॉर रिफ्रेशमेंट की जगह ब्रेक अच्छा है। तो ये ज्यादा बेहतर इस्तेमाल होते हैं, ज्यादा आसान है, ज्यादा सिंपल है और ज्यादा फ्रेंडलियर है, कॉमन है, कॉमन यूज होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये बेहतर है। अब हम आपसे सवाल करते हैं, कि अगर हम ये कहते हैं कि गिव मनी बैक, पैसे वापस कर दो, जी शाबाश, तो क्या बेहतर है इसकी जगह? आप ये नहीं लिखना चाहते, शाबाश, तो क्या लिखेंगे? रिटर्न। क्या लिखेंगे? रिटर्न। ठीक है जी, तो आप इसे रिटर्न लिखेंगे। अच्छा जी, अगर जो है आप ये कहते हैं इफ यू से वैल्यूड, तो वैल्यूड की जगह क्या लिखेंगे आप? वैल्यूड की जगह क्या लिखेंगे? बेटे नाम आ जाएगा जब आप लिखेंगे कोई भी चीज पे बोर्ड पे, तो आपका नाम आ जाएगा, ना करें ऐसे, फिर क्लास से निकाल दिया जाएगा। आगे हमने एक दो बच्चे निकाल दिए। अच्छा जी, तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि आप अपने ईमेल से आए हुए हैं इसलिए आप जो भी हरकत करेंगे आपके पेरेंट्स तक जाएगी। अच्छा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन एनीवे। तो आप